हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर थर्ड चल रहा है हमारा और इसमें हम पेज नंबर 81 पे हैं दोस्त और टॉपिक चल रहा है चैप्टर थर्ड में द मस्कुलर सिस्टम। जी। तो इसमें मैरी अफसर कह रही हैं the diseases which assails the muscular system are derangement of the liver, acute rheumatism, dumb ague, bilious colic, cramps, softening of the brain, muscular exhaustion, and valvular disease of the heart, all consequent on too great exercise or emotion to which the system is liable. जो मस्कुलर सिस्टम के धनी हैं जो लोग जिनमें मस्कुलर सिस्टम ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनमें मसल्स ज्यादा हैं, तो उन लोगों को जो बीमारियां हो सकती हैं वो हो सकती हैं डिरेंजमेंट ऑफ द लीवर, एक्यूट रूमेटिज्म, डम्ब ओग कह रहे हैं कुछ, बिलियस कॉलिक हो सकता है, क्रैम्प हो सकते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन हो सकता है, मस्कुलर एक्जॉशन एंड वाल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट, ये बीमारियां हो सकती हैं। और ये कह रहे हैं कि ऑल कंसिक्वेंट ऑन टू ग्रेट एक्सरसाइज और इमोशन, और ये सभी के सभी बीमारियां किसका परिणाम है, या तो ग्रेट एक्सरसाइज का या फिर इमोशंस का। इमोशन ठीक है जी। तो इसमें बिलियस कॉलिक हो गया, मस्कुलर डिजीज ऑफ द हार्ट। तो करें एन अर्ली ट्रेनिंग, कोई फोन आ रहा है अमित, ये थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहा होगा तुम्हें भी। एन अर्ली ट्रेनिंग इन morality and the right of others is highly essential for suffering disgrace, and an early death often follow the unrestricted indulgence of the temper and the tastes which accompany this system, where it is greatly in ascendant. करें एन अर्ली ट्रेनिंग इन द मॉरलिटी एंड द राइट्स ऑफ द अदर्स इज हाईली एसेंशियल। जो अर्ली ट्रेनिंग है मॉरल्स को लेकर के, दूसरों के लिए क्या राइट्स है उसको लेकर के, वो बहुत ही आवश्यक है। करें फॉर सफरिंग डिसग्रेस एंड एन अर्ली डेथ ऑफन फॉलो द अनरेस्ट्रिक्टेड इंडल्जेंस ऑफ टेम्पर एंड द टेस्ट ऑफ विच अकम्पनी दिस सिस्टम। और मजे की बात ये कह रही है कि जो अर्ली डेथ है, जो सफरिंग है इस सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की, जो इसकी इसमें अर्ली डेथ का कारण बनती है इन लोगों के लिए, वो अक्सर अनरेस्ट्रिक्टेड इंडल्जेंस है टेम्पर का, यानी कि इनके जो टेम्परामेंट है, इनके जो टेस्ट हैं, इनकी आदतें जो हैं, जो वो ये डूब जाते हैं हैबिट्स में, एल्कोहलिज्म में या किसी भी चीज में। कह रहे हैं वेयर इट इज ग्रेटली इन असेंडेंट, और ये जो है जहां पर ये ज्यादातर बढ़ता हुआ बड़े पैमाने पर बढ़ भी रहा है ये चलन। द मोस्ट एमिनेंट मैन ऑफ एंसेंट एंड मॉडर्न टाइम्स हैव बीन नोटेड फॉर ए फाइन डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। मोस्ट एमिनेंट मैन जो हैं एंसेंट एंड मॉडर्न टाइम्स के, वो पाए गए हैं जिनमें फाइन डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम था या है, वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोग हुए हैं दोस्त मस्कुलर सिस्टम वाले। इन एंसेंट ग्रीस द Isthmian, Nemean and Olympian games were national, and large number of the citizens trained for the periodical exhibition of athletic sports.
जो प्राचीन जो ग्रीस था, स्थेमियन था, नीमेन, स्थेमियन, नीमेन एंड ओलंपियन गेम्स जो थे, नेशनल जो होते थे, कहते हैं आर एंड लार्ज नंबर ऑफ द सिटीजन ट्रेंड फॉर द पीरियोडिकल एग्जीबिशन ऑफ द एथलेटिक स्पोर्ट्स। जो एथलेटिक स्पोर्ट्स के लिए क्या एग्जीबिशन के लिए लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स को ट्रेंड किया जाता है, वो इसी मस्कुलर सिस्टम के धनी होते हैं। इवन द वोमेन एंड चिल्ड्रन हैड देयर ओन जिम्नेशिया एंड बाथ and no time in the world's history has the human figure, particularly the female figure, attained such perfection as in ancient Greece. Even the women and the children of their own gymnasia and bath. Gymnasia and bath को देखना पड़ेगा दोस्त जी। जिम्नेशिया एंड बाथ को लेकर के जो महिलाएं हो चाहे बच्चे हों, and at no time in the world's history has the human figure, खास कहने का भाव इनका यह है कि जो एंशंट ग्रीस में हुआ करते थे, जो बच्चे, जो फीमेल, जिस तरह के, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए फिर, जिनका जो मजबूत थे एक तरह से। क्या निकला जिम्नेशिया का? GYM एन व्यायाम स्नान बता रहा है ये तो। व्यायाम और स्नान है। हाँ जी। जो व्यायाम का तरीका था, शरीर का ध्यान रखने का, ऐसे कह लो, बात था, ऐसा कभी नहीं देखा गया जैसा कि एंशंट ग्रीस में हुआ करता था। A close observation of the statues of the classic sculptures will disclose the development of certain muscles about the female waist and abdomen, which are not to be found in the modern woman. और इसका इस बात का ये सबूत है कि एंशंट ग्रीस में जिस तरह के फीमेल की फिगर या बच्चों की हुआ करती थी, वो आज के उसके बाद मिली नहीं। इसके लिए कह रहे हैं कि अगर आप नजदीकी से ऑब्जर्व करो, जो उन्होंने मूर्तियां बनाई थी मूर्तिकारों ने ग्रीस टाइम में, उनमें जो मसल्स मिलती थी, कुछ मसल्स मिलती थी फीमेल की वेस्ट पर, कमर पर और पेट पर, जो आज की मॉडर्न टाइम में जो वुमेन्स हैं उनमें वो मसल्स खत्म हो गई हैं। बिल्कुल। द डिसयूज ऑफ दीज मसल्स हैज कॉज्ड एन एट्रोफी और श्रिंकिंग ऑफ देम, and modern women are without exception born with waist too small and entirely changed from the normal type and standard. और देखो इसकी मजे की बात ये बताइए कि किसी भी मसल्स को, किसी भी पार्ट को हम अगर डिसयूज करेंगे, उसका यूज करना बंद कर देंगे, तो ये कारण बना एट्रोफी का या श्रिंकिंग होने का उन मसल्स को का मॉडर्न वोमेन के अंदर, विदाउट एक्सेप्शन। और इसमें कोई अपवाद नहीं है कि अब जो है, जो पैदा होती हैं, उनकी जो वेस्ट है, कमर है, बहुत छोटी और एंटायरली चेंज हो गई है फ्रॉम द नॉर्मल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड से। द लाइन्स ऑफ द बॉडी शुड कर्व आउटवर्ड फ्रॉम द बस्ट टू द हिप्स। In modern women, this form is completely reversed. पहले क्या था कि लाइन्स ऑफ द बॉडी के जो कर्व थे वो बाहर की तरफ को हुआ करते थे। कई फीमेल में आप देख रहे हैं ना, उनके बटक्स पीछे की तरफ को उभरे हुए, ब्रेस्ट आगे, छाती। अब आप एक अंदाजा लगा लो कि उस समय कंप्लीट फीमेल दिखती थी वो। और खास करके यहाँ ये कह रहे हैं कि जो बॉडी के कर्व्स थे बाहर की तरफ को जो आते थे, बस्ट टू द हिप्स थे, मॉडर्न वोमेन में वो कंप्लीटली रिवर्स हो गए। अब बिल्कुल पीछे से फ्लैट मिलती हैं फीमेल, कहने का भाव ये है। आगे आप देखते हैं ना, सीपिया, नेट्रम्यूर, इग्निशिया, जो मैनिस गर्ल हो गई हैं, उनके जो फीमेल के वो थे कर्व, वो कम हो जाते हैं। तो ना तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो पाता है, ना हिप्स वगैरह प्रॉपर तरीके से शेप ले पा रहे हैं आजकल।
फीमेल्स के, वोमेन्स के। बड़ी अच्छी बात कह बिल्कुल। रहे हैं। ये जो है रिवर्स हो गई ये बात। कह रहे हैं द मोर वी इन्वेस्टिगेट मैन फिजियोलॉजी द मोर इज द कंक्लूजन फोर्स्ड अपॉन अस that the dominant systems of man's organism control and guide his acts and capacities। और हम और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें मैन की फिजियोलॉजी को, मैन को करें फिजियोलॉजिकली, तो द मोर इज द कंक्लूजन फोर्स अपॉन अस that the dominant system of man's organism control and guide his acts and capacity। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी इंसान का जो गाइड है, जो उसके कामों को और उसकी क्षमता को गाइड करता है, वो उसके अंदर कौन सा डोमिनेंट सिस्टम है, मस्कुलर है, ओसियस है, वेजिटेटिव है, क्या वो है, उससे ही वो कंट्रोल हो रहा है, उसी फोर्स के अंतर्गत वो काम कर रहा है, उसी के कंट्रोल में कर रहा है जो उसमें डोमिनेंट सिस्टम है। भाव ये है। इट वॉज बाय इग्नोरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेन्स फिजिकल पावर एंड फंक्शंस दैट वी वर सो लॉन्ग deprived ऑफ ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडीइंग द माइंड ऑफ मैन। और मजे की बात ये रही है कि इसको इग्नोर करना, किसी भी मैन की फिजिकल पावर को इन्वेस्टिगेशन करने को इग्नोर करना और उसके फंक्शंस को इग्नोर करना बहुत लंबे समय से हमें वंचित रखे है प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडीइंग माइंड ऑफ मैन को। हम इसकी वजह से हम माइंड ऑफ मैन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम इग्नोर कर दे रहे हैं उसके जो अपने फिजिकल पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, फिजियोग्नोमी के तहत उसे हम नहीं पढ़ रहे, तो हम उसके माइंड को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, उससे भी वंचित है। बट द इंस्ट्रूमेंटलिटीज फॉर सच रिसर्च वर नॉट इन एग्जिस्टेंस अंटिल रिसेंटली, एज फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोस्कोप एंड केमिकल डिस्कवरीज। करें बट द इंस्ट्रूमेंटलिटीज फॉर सच रिसर्च वर नॉट इन एग्जिस्टेंस अंटिल रिसेंटली, क्योंकि बेसिकली इंस्ट्रूमेंटलिटीज नहीं थी, कोई औजार नहीं थे कि हम किसी इंसान को कैसे पढ़ पाए फिजिकल पावर, फिजियोलॉजी उसकी, जब तक नहीं थे, जब तक हाल फिलहाल में माइक्रोस्कोप या केमिकल डिस्कवरीज नहीं हुई। इस वजह से हम उसके जो फिजिकल पावर्स को और उसको नहीं पढ़ पाते। कह रहे हैं ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर मस्ट एंश्यू बिफोर वी कैन कॉम्प्रिहेंड द मोटिव्स एंड करेक्टर ऑफ मैन। बड़ी अच्छे अच्छे पॉइंट दे रही है कि स्टैंटन कह रही है कि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर में, इसकी शुरुआत तभी होएगी कि उससे पहले हमें जानना होगा उसके मोटिव्स को और उसके करेक्टर्स को, उसके बाद ही रिवॉल्यूशन होगा साइंस। हर्बर्ट स्पेंसर इन हिज इजी एंड इजी ऑन एजुकेशन रिमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने, इजी नहीं है, एस्से है, अपने एस्से ऑन एजुकेशन जो उन्होंने लिखा लिटरेचर, उसमें उन्होंने रिमार्क किया है कि विदाउट एक्वेंटेंस विद द जनरल ट्रूथ्स ऑफ बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी रेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल फिनोमिना इज इम्पॉसिबल। हर्बर्ट राय स्पेंसर साहब ने एस्से ऑन एजुकेशन में लिखा कि ये टिप्पणी करी है कि बिना ये जाने जनरल ट्रूथ ऑफ बायोलॉजी को, विदाउट एक्वेंटेंस विद द जनरल ट्रूथ ऑफ बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जब तक हम फिजियोलॉजी और बायोलॉजी की आम सच्चाई नहीं जानने उसको एक्वेंटेंस का मतलब उसको नहीं पालेंगे, उस नॉलेज को, कह रहे हैं रेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल फिनोमिना वो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हम उनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि ये समाज में कैसा बिहेव करेगा ये बंदा जा करके, सोशल फिनोमिना कौन सा तबका, कौन सी कदकाठी के लोग कैसा व्यवहार करते हैं दुनिया में, समाज में, हम नहीं एक तरह से वो पर इंटरप्रेट कर पाएंगे, न समझ पाएंगे, जब तक हम किसी इंसान की बायोलॉजी और फिजियोलॉजी को
ढंग से, फिजियोलॉजी नहीं साइकोलॉजी है बेसिकली। बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम सोशल फिनोमिना को भी इंटरप्रेट करने में असक्षम रहेंगे दोस्त। बिल्कुल जी बिल्कुल। जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत तिन तिन देखी तैसी, जाका जिसका स्वभाव, जिसके मॉरल, जिसकी बायोलॉजी जैसी होगी, वो ऐसा ही समाज बनाएगा, वो ऐसा ही बिल्कुल समाज का निर्माण करेगा दोस्त आगे चल के। तो इसलिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ये जानना जरूरी है, बायोलॉजी किसी भी इंसान की और साइकोलॉजी किसी भी इंसान की। कह रहे हैं एंड ही आल्सो सेज, और फिर उन्होंने ये भी कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने कि द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड अपॉन द लॉज ऑफ देयर नेचर एंड देयर एक्शंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड अंटिल दीज लॉ आर अंडरस्टूड। किसी भी इंसान का जो एक्शंस हैं, जो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है ऐसा व्यवहार, ये निर्भर करता है उसके लॉज ऑफ देयर नेचर, नेचर के जो लॉ हैं जिनके हिसाब से वो बना उस पर निर्भर करता है। कह रहे एंड देयर अकाउंट्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड, और उसके एक्शंस को नहीं समझा जा सकता जब तक हम उसके उन नियमों को नहीं समझेंगे। इनको लॉ ऑफ नेचर, जो ये ये वेजिटेटिव और ये जो किस सिस्टम से बना है, उसकी बनावट के प्राकृतिक नियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके बिहेवियर को, उसके एक्शन को भी नहीं समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कह रही है कि नाउ द थ्योरीज ऑफ द अनसेंट मेटाफिजिशियंस वर नॉट फाउंडेड ऑन एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ देयर फिजियोलॉजी और द लॉज ऑफ माइंड as revealed by investigation of either bony, muscular or brain and nerve systems। स्टैंटन आगे बढ़ते हुए कह रही है कि अब ये जो थ्योरीज हैं अनसेंट मेटाफिजिशियंस की, जो प्राचीन काल में जो मेटाफिजिशियंस थे उन्होंने जो थ्योरी दी हैं, वर नॉट फाउंडेड ऑन एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ आइदर फिजियोलॉजी और द लॉज ऑफ माइंड एज रिवील्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइदर बोनी, मस्कुलर और ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो प्राचीन मेटाफिजिशियंस थे उनकी नॉलेज इतनी इंटीमेट नहीं थी, किससे, फिजियोलॉजी को लेकर के या लॉ ऑफ माइंड को लेकर के उन्हें नहीं पता था, मोटा मोटा आकलन दे रहे थे, ना तो वो जानते थे। जो कि बाद में खुलासा हुआ है कि बोनी है तो कैसा होगा, मस्कुलर है तो कैसा होगा, ब्रेनी है तो कैसा होगा, नर्वस सिस्टम कैसा होगा, तो प्रोविनेंट तो कैसा होगा। ये अनसेंट मेटाफिजिशियंस ने इस आधार पे नॉलेज नहीं दी थी, इसलिए वो इतनी इंटीमेट नॉलेज नहीं थी जितनी बोनी, मस्कुलर, ब्रेन, नर्व सिस्टम के आने के बाद और गहराई से इंसान की पहचान होने लगी। They were most of them simply speculative theories which had no basis in fact and no foundation in reality। एक्चुअल में ज्यादातर जो हैं वो सिंपल स्पेकुलेटिव थ्योरीज थी, अटकलबाजी थी, आकलनबाजी थी, अंदाजन कहा दिया था, उनका कोई आधार नहीं था सच्चाइयों का उनके पीछे, और वास्तविकता का कोई आधार नहीं पाया जाता। दे वर लाइक द लव ऑफ द पोएट्स, क्रिएचर्स ऑफ द इमेजिनेशन मियरली। वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी कवि की इमेजिनेशन के बाद कोई क्रिएचर का बखान करना जैसा, बिना तथ्य के। जैसे कोई कविता लिख दे किसी चांद के ऊपर, किसी सुंदरी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर आधारित इमेजिनेशन करके, मात्र ऐसा था पहले तो ये मेटाफिजिशियंस के द्वारा दिया हुआ। जबकि अब साइंटिफिक आधार है कि अगर बोनी है तो कैसा, इसलिए बोनी है तो इसलिए करैक्टर है, मस्कुलर है तो इसलिए करैक्टर है, यानी कि साइंटिफिक बेस नहीं था पहली फिजियोग्नोमी वाली थ्योरीज में जो पहले अनसेंट मेटाफिजिशियंस ने दी। इसको पूरा किया स्टैंटन ने इस पार्ट को। तो यहीं रुकेंगे दोस्त हैं। बिल्कुल राम राम भाई।